सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ एक्सपीरियंस विद लोकेश राजपूत। आज हम फिर फिश फार्मिंग में दीपक फार्म्स पे आए हैं दीपक जी से और सलाह लेने कि और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीज़ें कंसर्न्स होते हैं जो एक फ़िश फार्मिंगर को अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो और ये भी इसमें जानेंगे कि क्या क्या गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में और स्टेप बाय स्टेप क्या क्या गवर्नमेंट इसमें सजेशंस देती है, एडवाइसेस देती है। अगर कुछ ऐसा है तो वो भी, उसके बारे में भी बात करेंगे, एज वेल एज कि एक फ़िश फार्मर को क्या क्या टॉपिक्स या किस किस टूल्स एंड टेक्निक्स की फ़िश फार्मिंग के ड्यूरेशन में फ्रॉम ज़ीरो टू डिलीवरी ऑफ फिश इन द मार्केट की क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम राय लेते हैं दीपक जी से। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार। आज फिर हम आपसे एक बार मुलाकात कर रहे हैं। अब हम आज दो ही टॉपिक्स हैं सर। आज सब्सिडी गवर्नमेंट से क्या क्या मिलती है, क्या क्या सलाह मिलती है, इसके अलावा कि क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है। सरकार की तरफ से इसमें दो तरह की सब्सिडीज़ हैं। पहली तो ये है एक जनरल क्लास के लिए और एक है SCBC के लिए। ओके। SCBC को सरकार 60% देती है टोटल खर्चे पे। अच्छा। और जनरल के लिए 40% है। लेकिन अगर जनरल में लेडी करे कोई तो उसके लिए फिर 60% है। अच्छा। हाँ जी। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी जनरल में करना चाहते हैं वो अपना लेडीज़ को आगे बढ़ाएं और सब्सिडी भी ज़्यादा मिलती है और लेडीज़ को वैसे भी हर फील्ड में आगे आना चाहिए। मेरा भी ये जो फ़िश फार्मिंग का है इसमें मेरी वाइफ ही अब देखती हैं। ओके। तो सब्सिडी जो है आपको तालाब की खुदाई के ऊपर मिलती है। अच्छा। और इसमें इक्विपमेंट्स जो जो लगते हैं उन पे भी मिलती है। मछलियों का जो डाइट है, खाद खुराक बोल देते हैं देसी भाषा में, उस पे भी मिलती है। इवन जो तालाब के अंदर हम जब तालाब बनाते हैं तो चूना डलता है, उस पे भी मिलती है। अच्छा। तो आपका स्टार्टअप जब शुरू होता है उसमें हर चीज़ पे आपको सब्सिडी मिलती है। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, या तो अपनी ज़मीन हो। ओके। अगर अपनी ज़मीन नहीं है, आपने रेंट पे ली है, तो मिनिमम 8 से 10 साल का लीज़ एग्रीमेंट चाहिए। ठीक है। जो इसकी सब्सिडी जिसको लेनी है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल, एक फैमिली आईडी जो चल रही है वो, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ओके। आपको अगर JCB से तालाब खुदवाया है तो JCB वाले से आपको इसका विद GST बिल चाहिए। अच्छा। खाद खुराक वाले का बिल GST वाला चाहिए। कच्चे बिल नहीं चलेंगे। अच्छा। सारे बिल GST वाले चाहिए। जी। ठीक है। उन्हीं पे इवन जैसे ये आप देख रहे हैं, ये मशीन है, इसको एरिएटर बोलते हैं। ये मछली पालन में सबसे मस्ट है। अच्छा। इसका क्या काम है सर? एक्चुअल में क्या होता है कि लोग कह देते हैं जैसे कि जी मेरे तालाब में किसी ने जहर डाल दिया, सारी मछलियां एक रात में मर गई। वो जहर तालाब में किसी ने डाला नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ होता है। अच्छा। वो जहर नहीं होता। एक्चुअल में होता क्या है कि मछलियां सांस लेती हैं डिजोल्व ऑक्सीजन से। और डिजोल्व ऑक्सीजन सनलाइट से बनती है। अच्छा। या हवा की वेव्स से जो ये लहर बनती है ना पानी की, इनसे बनती है। अब रेयर केस ऐसा हो गया कि भाई सनलाइट नहीं थी, बादल था। हाँ। और हवा भी गुम थी, तो वेव्स भी नहीं बनी, सनलाइट भी नहीं आई, और हम लोग जो फार्मिंग करते हैं उसमें ओवर स्टॉक जरूर करते हैं। अच्छा। हाँ। अब वो कंजेशन की वजह से सारी जितनी डिजोल्व ऑक्सीजन थी वो मछलियों ने लेके खत्म कर ली। उसके बाद दम घुटने से मरती हैं। और ये जो अगर मशीन तालाब में लगी हुई है तो आपकी 10-20 मछलियां बेशक मर जाएं, लेकिन बल्क में नहीं मरेंगी। अच्छा। कि पूरा तालाब खाली हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ इसका ये। और अगर हम इस मशीन को यूज कर रहे हैं तो वैसे भी मछलियों की ग्रोथ रेशियो ज्यादा अच्छी आती है। अच्छा। कि मछली को रखा तो हमने पौंड में हुआ है, अब इसका जो पानी है वो पूरी नदी की तरह से घूमना शुरू हो जाएगा। अच्छा। अगर मैंने यही स्टेबल एक ही जगह रख के काम चल सकता है? हाँ, एक ही जगह रखी जाती है ये मशीन। अच्छा। एक ही जगह, या तो इसको पोल गाड़ के उसमें बांध दिया जाता है या रस्से से बांध दिया जाता है।
अब ये पूरे तालाब के पानी को सर्कुलेट कर देगी डिजोल्व ऑक्सीजन से भरपूर करके। अच्छा, अरे वाह, ये कुछ नया है जो हमें देखने मिला है। जो भी फिश फार्मिंग करते हैं उन्हें ये मशीन जरूर रखनी चाहिए। बिना इसके फिश फार्मिंग करने के लिए मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। अच्छा, क्योंकि बिजनेस के अंदर सबसे बड़े लॉस को यही मशीन है जो बचा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी एक टेंटेटिव कॉस्ट क्या होती है? नियर अबाउट 40,000। अच्छा, एक मशीन की जी। और इसकी 2 HP सिंगल फेज 3 फेज दोनों में आती हैं। जहाँ पर जिसके पास सिंगल फेज की फैसिलिटी है वो सिंगल फेज की ले ले। अच्छा, जिसके पास 3 फेज की फैसिलिटी है वो 3 फेज की ले ले। ओके। और एक तरीके से ये कह सकते हैं ये मछलियों का ICU है। जो मैं देसी भाषा में अपने फार्मर्स को समझाता हूँ तो मैं उनको यही कहता हूँ, ये समझ लो ये मछलियों का ICU है कि अगर कोई शहर बसता है और उसमें हॉस्पिटल नहीं हो तो उस शहर को मतलब अच्छा शहर नहीं कह सकते। बिल्कुल। उसी तरीके से ये अगर मछली पालन किया है और उसमें आपने ये एरिएटर नहीं रखा तो आप बहुत बड़े रिस्क में हैं हर वक्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा सर और क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं हमें फिश फार्मिंग में? फिश फार्मिंग में जैसे हम लोगों ने क्या किया है कि एक तो वो टेक्निक थी जो हमारे पूर्वज जिस टेक्निक से फिश फार्मिंग करते थे, एक आज की साइंस वाली टेक्निक है मॉडर्न साइंस की। हमने कुछ अच्छी चीज़ें मॉडर्न साइंस से ली हुई हैं, कुछ अच्छी चीज़ें अपने बुजुर्गों वाले सिस्टम से ली हुई हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक तो इसकी रखवाल का सिस्टम है। अच्छा, 24 घंटे रखवाल ज़रूरी है? ऐसा नहीं है, सुबह शाम ज़्यादा रखवाल चाहिए। अच्छा, सर्दियों में ज़्यादा चाहिए क्योंकि सर्दियों के सीजन में जब हमारे यहाँ सर्दी है ना, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है, माइग्रेटेड बर्ड होते हैं उसको जल काग बोल देते हैं। अच्छा। वो सर्दी ज़्यादा नुकसान करते हैं। अच्छा। इवन पूरे के पूरे तालाब के बच्चों को साफ कर देंगे। आप सोचोगे इसमें मछलियाँ 10-20 बच्चे बचे होंगे, बाकी वो 5,000 जैसे 1 एकड़ में 4 से 5,000 बच्चा डाला जाता है, तो बाकी सबको वो साफ कर देंगे। अरे, तो जल काग की रखवाल है। अब हमारा परमानेंट सपेरे लगे हुए हैं, वो इसमें ट्रैप लगाते हैं, सांप उसमें आ जाता है और वो सबको पकड़ के ले जाते हैं। अच्छा। सांप खास तौर पे जो है जलकाग है, सांप है, बगला है, ये 3 जो है सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। अगर मेंढक है और आपने छोटा बच्चा डाल रखा है तो मेंढक वो छोटे बच्चों को साफ कर देगा। अच्छा। मेंढक भी नहीं होना चाहिए तालाब में। बाकी जैसे हम जो जाल है अब खुद परचेज करने की ज़रूरत नहीं, लेबर ने काम करना होता है, वो अपना जाल लेके आते हैं। ड्रम्स हैं वो उनके अपने होते हैं। तिरपाल है जिस टैंक बनाते हैं ट्रक में, वो उनका अपना होता है। अच्छा। उन चीज़ों को लेने की ज़रूरत नहीं। छोटी छोटी आइटम्स हैं, जैसे एक गोफन नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पूर्वजों का, वो पत्थर दूर तक फेंकता है। अच्छा। अब अगर चिड़िया हमसे आधा एकड़ दूर है, या तो वहां तक जाएं भाग के उसको भगाने, या पत्थर मारेंगे वहां तक जाएगा नहीं। बिल्कुल, वो गोफन चला दिया। हाँ। हमने एक छोटी सी चीज़ ईजाद करी है, जैसे शादी वगैरह में स्काई शॉट की पेटी चलाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हम क्या करते हैं, वो स्काई शॉट की पेटी लेके आते हैं और उसको डिसमेंटल करके पूरा एक एक पीस अलग कर लेते हैं। अच्छा। और उसके लिए एक पिस्टल बनाई हुई है। अच्छा। और हम जो लेके आते हैं वो 100 फुट की रेंज का होता है। अपना उसमें एक शॉट डाला। अच्छा। और देखा भाई जहाँ पे चिड़िया आई हुई है उसे हमें उड़ाना, उस साइड में करके उसको फायर दे दिया। हाँ। आग लगाई, वो उसके पास जाके बम फटता है, चिड़िया उड़ जाती है। और वो इस तरीके से है कि जिस पक्षी के पास वो 1-2 बार फट गया वो दोबारा आएगा ही नहीं तालाब में। अच्छा। अरे वाह। इस तरीके से छोटी छोटी आइटम्स है। एक हमारे पास ऑक्सीजन पाउडर बहुत जरूरी है। अच्छा। अगर जैसे मान के चलो रात के टाइम में मेरे पॉन्ड में ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन की कमी हुई है, सुबह अर्ली मॉर्निंग एक विजिट तो जरूरी बनती है सनराइज के टाइम पे। अगर ऑक्सीजन की कमी हुई है तो सारी मछलियां तालाब के पानी से थोड़ा सा मुंह ऊपर करके तैर रही होती हैं। अच्छा। इसका मतलब सिंपल सा फंडा है कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो गई। उस वक्त डिजोल्व जो ऑक्सीजन पाउडर है उसको फेंक दिया पानी में। ओके। इंस्टेंट वो रिलीफ दे देगा और इसको चला दिया, आधे घंटे में फिर इसने अपनी रिकवरी कर देनी है पूरी ऑक्सीजन की। अच्छा।
तो एक बार जैसे इस मशीन को चलाने पे कितनी देर तक ऑक्सीजन क्रिएट रहती है पानी के अंदर? मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि गर्मी का मौसम है, धूप बढ़िया निकल रही है, हवा बढ़िया चल रही है, इसको 4 महीने भी चलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन बारिश का मौसम है, हवा भी नहीं चल रही, धूप भी नहीं निकल रही, उस टाइम पे इसे डेली हर रात को इसे चलाना पड़ेगा। अच्छा, ओके। और वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। हाँ, वो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप एक बार देखिए कैसा लग रहा है आपको फार्म। ये टोटल आप कह रहे हैं सर 5 एकड़ है? हाँ जी, टोटल 5 एकड़ में कर रखा है। तो और आपने 3 टैंक मेरे को जो नजर आ रहे हैं, 3 टैंक बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। 3 बड़े हैं, एक छोटा है जिसको इस वक्त हमने सुखा रखा है। अगले साल का जो बच्चे का कल्चर तैयार करना है, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो जाती है, नवंबर मंथ से। अच्छा। इसको अब सुखाएंगे, पूरी तरह सूख जाएगा। इसमें से थोड़ी सी मिट्टी बाहर साइडों में डोलों में लगा देंगे, डोले मजबूत करेंगे। उसके बाद इसके चूना डाल के, गोबर डाल के, उसका सारा ट्रीटमेंट करके, फ्रेश वाटर भर के, नेक्स्ट ईयर जो बच्चा आएगा उसकी तैयारी करके रखेंगे। अच्छा, तो उसके लिए फ्रेश टैंक, बिल्कुल एक तरह से फ्रेश टैंक तैयार होता है वो, या फिर वो पुराने टैंक को ही खाली करके साफ सुथरा करके? पुराने टैंक को ही खाली करके साफ सुथरा करके अगर नया पानी भर के तैयार कर लेते हैं, उसमें राशन वगैरह तैयार कर देते हैं, तो वो बेस्ट होता है। डालने को तो इसमें भी डाल देंगे, लेकिन उसमें ये पता नहीं चलेगा कि भाई कितना बच्चा हमने डाला, कितना बचा, कितना नहीं बचा, उसका कुछ कैलकुलेशंस नहीं आती। अच्छा। नए तालाब में भी हमारा जो बच्चा आएगा पहले, उसमें हम क्या करेंगे कि बारीक वाली मच्छरदानी लाएंगे और उनको जैसे हम खाट के ऊपर लगाते हैं उसका उल्टा करके लगा देंगे पानी में। अच्छा। और हर टैंक में, हर मच्छरदानी में हम 10-10 हज़ार बच्चे छोड़ देंगे, 1 लाख बच्चे छोड़ेंगे 10 मच्छरदानियों में। अच्छा। और तालाब के अंदर छोड़ने के बाद तो हम देख नहीं सकते, लेकिन मच्छरदानी के चारों सिरे उठा के हम देख सकते हैं हमारा बच्चे का ग्रोथ कितना हुआ है, उसको प्रॉपर फीडिंग करा सकते हैं। अच्छा। और प्रॉपर उसकी ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं। जब वो बच्चा 1 इंच का साइज ग्रोथ कर जाएगा, उसके बाद हम उसको उस नर्सरी पॉन्ड में छोड़ देंगे। अच्छा। और 1 साल तक वो उसी में रहेगा। अच्छा, 1 साल तक उसी में रहेगा? हाँ, नर्सरी पॉन्ड में। जी। 1 साल बाद वो नर्सरी पॉन्ड से निकलने का टाइम आएगा, वो 6 से 8 इंच का आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जितनी हमें यहाँ जरूरत होगी, जैसे इस टैंक की कैपेसिटी जो है 8 से 10 हज़ार है, तो हम 9 हज़ार बच्चा उसमें से इसमें शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी 5 हज़ार की है, उसकी 5 हज़ार की है, तो जितना चाहिए उतना हम इधर शिफ्ट करेंगे। तो ये कैपेसिटी आपने किस तरीके से कैलकुलेशन करी है? एक मोटा मोटा मैं समझना चाहता हूँ। इसकी जो कैपेसिटी की कैलकुलेशन है वो ये है कि 1 एकड़ वाटर वॉल्यूम, ना कि 1 एकड़ तालाब। अच्छा। डोले समेत नहीं, सिर्फ अगर 1 एकड़ वाटर वॉल्यूम है जिसकी डेप्थ 5 से 7 फुट है। अच्छा। उसके अंदर आप 4 से 5 हज़ार बच्चा अलग अलग वैरायटी का डालेंगे तो है। ओके, ठीक है। अब उसमें आपका रोहू भी है, कतला भी है, मृगल भी है, कॉमन कार्प भी है, ग्रास कार्प भी है। आप 5 तरह की डालेंगे। आप ये 5 वैरायटी डालने से एक तो आपने जो राशन डालेंगे, इनको फीड डालेंगे, वो बिल्कुल वेस्टेज नहीं होगा। अच्छा। जो कतला से बचेगा वो रोहू से बचेगा, उसे मृगल निपटाएगी। जो मृगल से बचेगा, कॉमन कार्प है, वो ऊपर से नीचे तक सारा निपटाएगी। काई को नहीं जमने देगी, ग्रास कार्प। अच्छा। जो तालाब में आपके काई जम जाती है, मैंने बहुत से फिश फार्मर्स को देखा है कि उनके तालाब में काई जमी होती है। नहीं, वो अगर ग्रास कार्प है तो वो काई को खा लेगी। जो आपके तालाब की गंदगी है वो उसकी डाइट बन गई। अच्छा। तो ये सारी आपने बिल्कुल सही परफेक्ट कैलकुलेशन विद परफेक्ट सिलेक्शन ऑफ फिशेस आपने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है जी। और इस वाले में कितनी डेप्थ जरूरी होती है? जी, आप सबसे बड़े के लिए आप यही कह रहे हो ना कि मिनिमम 5 फुट। अच्छा। मैक्सिमम 7 फुट वाटर की जो डेप्थ है। ओके, ओके। वाओ। तो आई गेस हमारे व्यूअर्स को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आज के इस एपिसोड से। सो स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर मोर एक्सपीरियंसेस एंड मोर नॉलेज अबाउट फिश फार्मिंग।